नमस्कार सभी डिवाइन सोल्स को, सभी दिव्य आत्माओं को वंदना त्यागी का ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्रणाम। सभी का स्वागत है। वेलकम टू शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, एक नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र, पश्चिम बिहार, दिल्ली और रेजिडेंशियल ब्रांच इन ग्राम कालन, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्सर। अल्सर क्या होता है, अल्सर क्यों हो जाता है और अल्सर के होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या है, ये आज हम बताएं। अल्सर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में पैप्टिक अल्सर भी कहते हैं। जो पैप्टिक अल्सर होते हैं वो ही कई प्रकार के होते हैं, सिंपल भाषा में अल्सर बोल देते हैं। और जो पैप्टिक अल्सर है उसमें एक स्टमक अल्सर भी होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे अल्सर होते हैं। डिओडिनम अल्सर होता है, जो डिओडिनम में आंत के एक पार्ट में जाकर हो जाता है। जो आंत के थोड़े से नीचे की तरफ जाता है उसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है, कोलन में अगर हो जाता है। तो इस तरीके से अल्सर के कई सारे प्रकार होते हैं। आपने देखा होगा कई बार मुंह में भी, जीभ में अल्सर्स हो जाते हैं, तो जो जीभ है उसको भी अल्सर बोला जाता है, जो जीभ में जख्म हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है। आम भाषा में हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं अल्सर हो गया है पेट के अंदर। और पेशेंट्स डायग्नोज कराते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, पैप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सर जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, और आपका ऐसे ऐसे करके नाम आते रहते हैं कितने सारे अल्सर्स के। तो अब इनके कारण क्या होते हैं, अल्सर होने का कारण क्या है। पहले तो हम ये देख लें, अल्सर होने के सिम्टम देख लेते हैं, कारण हम बाद में देखेंगे, क्योंकि कारण से जो है आप सोचेंगे कि ऐसा मेरा तो कोई कारण ही नहीं था। लेकिन जब आप कोई अगर इस चीज़ से, अल्सर से ग्रस्त है और वो देखता है कि अल्सरेटिव उनको है और इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है, तो पता चलता है कि अल्सर के क्या क्या नुकसान और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हैं, क्या क्या परेशानियाँ, और किस किस डिजीज़ को अल्सर जो है आगे ले जाता है। तो अल्सर के सबसे पहले हम सिम्टम देखते हैं। देखिए, अल्सर जो होता है ना, वो स्टमक में पेन रहना शुरू हो जाएगा आपको। वेट लॉस भी हो सकता है, भूख कम लगना शुरू हो सकता है, भूख कम लगेगी, हो सकता है भूख कम लगे आपको। नोज़िया, वोमिटिंग आपको रहेगी, जैसे वोमिट की फीलिंग रहती है, नोज़िया फीलिंग रहती है। ब्लॉटिंग, पेट में अफारा, गैस ऐसे बनती रहेगी। ऐसा लगेगा कि कम खाया और लगेगा कि बहुत सारा खा लिया है, फुल ऑफ फीलिंग ऐसी रहेगी कि बहुत सारा हमने खा लिया है। तो इस तरीके की भी फीलिंग जो है अल्सर में होती है, जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर या पैप्टिक अल्सर या और तरह के कई सारे अल्सर हो जाते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर की बात चल रही है। बर्पिंग रहती है, एसिड रिफ्लैक्स रहता है। एसिड रिफ्लैक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर एसिडिटी बनी रहेगी, खाना खाने के बाद जलन ऐसा रहेगा, और गले में, ईसोफेगस में जो खाने की नली होती है वहाँ पर भी आपको एसिडिटी फील होगी। ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ को एसिड आपका जा रहा है, मुंह की तरफ को जा रहा है। हार्ट बर्निंग भी रहेगी, हार्ट की तरफ ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा हमारा बर्निंग सेंसेशन है, जलन हो रही है, और खट्टी डकारें आना, ये भी पैप्टिक अल्सर के या गैस्ट्रिक अल्सर के आपके सिम्टम होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेशंस में बताएंगे कि इन सब के होने से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर के कारण क्या हैं, अब कारण देख लेते हैं। सबसे पहले जो कारण सारी किताबों में मैंने ढूंढा और जो हमें देखने को भी मिलता है, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक बैक्टीरिया होता है जो आपके स्टमक में अगर पनप जाता है तो वो अल्सर कर देता है, क्योंकि वो पैप्टिक जूस को जो है वो सिक्रीट करता है और ज़्यादा सिक्रीशन में ले आता है, और इन्फेक्टिव एक्चुअली इन्फेक्शंस का कारण से वो भी अल्सर हो जाते हैं, जिनमें कि एंटीबायोटिक ही चलानी ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल आप इसमें ना जाएं कि हमें जो है अंग्रेज़ी दवाएं बिल्कुल नहीं खानी है। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ अंग्रेज़ी दवाओं का भी रोल है। तो इन्फेक्शन को मारने के लिए जल्दी से हमें एंटीबायोटिक का भी चलाना पड़ता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो चलाते हैं। तो सबसे पहला इसका जो कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का लंबे समय तक यूज़ करना। अब उनमें कौन कौन सी आती हैं नॉन स्टेरॉयड में, जैसे कुछ स्टेरॉयड्स होते हैं, कुछ नॉन स्टेरॉयड्स होती टैबलेट्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी
शुगर की मेडिसिन चल रही है, बीपी की मेडिसिन चल रही है, थायराइड की मेडिसिन चल रही है, एस्पिरिन टाइप टैबलेट चल रही हैं, तो ये नॉन स्टेरॉइड होती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, जो सूजन को तो कम करती हैं या कुछ ऐसी चीज़ को तो कम करती हैं, लेकिन जो जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा है एसिडिटी होना। एसिडिटी होने से अल्सर हो जाना उनका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। ये मैं तो कहती हूँ, लेकिन ये किताबें कह रही हैं। मैं तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ, लेकिन किताबों में क्या लिखा है और किताबें क्या कहती हैं वो भी, रिसर्च क्या कहती है वो भी, वो भाषा में ज़्यादा बोलती हूँ। और ये तो है ही है, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो जाना, देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये 2 चीज़ तो हैं ही हैं जो हम मॉडर्न ज़माने की को देखते हुए कॉज बताते हैं। जो एक्चुअली और दूसरे कॉज हैं, लाइफस्टाइल आपका, रॉन्ग फूड हैबिट, डाइट जो होती है, रॉन्ग जो आपकी फूड हैबिट है, खाने का जो तरीका है वो गलत है, अल्कोहल जो ज़्यादा लेते हैं, जो अल्कोहल अपनी डाइट में शामिल करते लेते हैं, जो स्मोकर हैं, जो स्मोक करते हैं, बेइंतहा बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, उनको भी अल्सर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक वाले अल्सर हो जाते हैं। और किसी को अगर, जैसे कल हमने लीवर की बात बताई थी, फैटी लीवर है या हिपेटोमेगैली है, तो फैटी लीवर होने के कारण से भी अल्सर हो जाते हैं, और अल्सर के होने के कारण से भी फैटी लीवर हो जाते हैं। एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं इनको हम, और एक दूसरे को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो इस तरीके की जो है हमारे इसके कोज़ हैं, बहुत सारे कोज़ हैं। गंदा पानी पीना, पानी को छान कर नहीं पीना या फ़िल्टर करके नहीं पीना, या बॉयल ही करके पीना चाहिए। कई बार जो दिल्ली के अंदर अगर हम देखते हैं तो पानी पाइपों से आ रहा है और वो गंदा हो करके आ रहा है। हालांकि बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में भी लगे हैं, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया आ जाता है पानी के अंदर, तो वो इन्फेक्शन कर देता है पेट के अंदर जाकर। तो ये भी कारण होता है लीवर का और अल्सर्स वगैरह होने का। तो हमने जो टॉपिक उठाए हैं वो अपर जो डाइजेस्टिव हमारा पूरा ट्रैक है उसके उठाए हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या दिक्कतें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या, अगर अल्सर है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में अभी मैंने बताया लीवर की प्रॉब्लम हो सकती हैं, और एनीमिया हो जाता है, यानी कि खाना पचेगा ही नहीं ढंग से, तो आपके बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। जब ब्लड ही आपका सर्कुलेट नहीं होगा, ब्लड बनेगा ही नहीं, एचबी डाउन हो जाएगा, कैल्शियम डाउन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें डाउन हो जाती हैं शरीर के अंदर, तो वीकनेस और लिथार्गीनेस आ जाती है, जिसके कारण से पेशेंट जो है हमें देखने को मिलेगा, उसकी स्किन वगैरह काली हो जाएगी, झाइयाँ हो जाएंगी चेहरे पर, और वीकनेस, लिथार्गी, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ सकते हैं। ये लीवर की डिजीज़ होने के कारण से, पेप्टिक अल्सर जैसी या गैस्ट्रिक अल्सर जैसी डिजीज़ होने के कारण से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारे हमारे अल्सर के। अब अगर हम डायग्नोज करते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आयुर्वेदिक जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डायग्नोज करते हैं तो ये अग्नि, जो ग्रहणी रोग होता है, जो हमारी ग्रहणी होती है, वहाँ से अग्नि का बेनतहा रूप से भड़क जाना, हमारी जठराग्नि का, और उसके अंदर अगर हम एसिडिक फूड डाल दें, यानी कि और अग्नि में घी डाल दें, तो अग्नि और भड़क जाती है, जिसके कारण से जख्म बन जाते हैं। इस तरीके से आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव है। अगर हम नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग डायग्नोज करते हैं, तो नेचुरोपैथी में तो सीधा सीधा कहा गया है कि वे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं बॉडी के अंदर, और आपकी एल्कलाइन कम हो गया है, एसिडिक चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं बॉडी के अंदर, इसलिए आपका सारा बॉडी का फंक्शन, सारा बॉडी की फिजियोलॉजी बिगड़ जाती है। जो रूट कॉज है आपका केवल और केवल टॉक्सिन है और ब्लड सर्कुलेशन का नहीं होना है, और जिसके जो आपके लाइफस्टाइल और खाने के कारण से होता है, खाने की गलत हैबिट के कारण से होता है। इसी तरीके से सारा डायग्नोसिस है। अगर हम योग की बात करेंगे तो योग में आपकी प्राण शक्ति कम हो गई है, प्राण शक्ति को बढ़ाना है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, आपकी मेडिटेशन की पावर कम हो गई है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से डायग्नोस करके सारे डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी शाकुंतलम में मैं फिर अगेन आपको बताना चाहूँगी, मिक्सोपैथी हम लोग करते हैं, आयुर्वेद की जहाँ ज़रूरत है आयुर्वेद भी देते हैं, नेचुरोपैथी की जहाँ ज़रूरत है नेचुरोपैथी भी करते हैं, योग की जहाँ ज़रूरत है योग भी किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, ये तो हमारे शेड्यूल में शामिल ही है। और अगर कहीं हमें एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है किसी पेशेंट को एमरजेंसी में, तो क्योंकि क्रॉनिक पेशेंट आते हैं, बहुत क्रॉनिक
पेशेंट हैं, क्रॉनिक डिजीज़ लेकर आते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स कई बार उसको भी यूज़ कर लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर, SOS, ज़्यादा नहीं। बाकी सारे सेंटर्स पे ज़रूरत है डिटॉक्सिफाई करने की बॉडी को, बिल्कुल बॉडी को फिर से उसी लय में लेके आने की जब आप पैदा हुए थे। जब आप पैदा हुए थे तो कोई बीमारी थी? कोई भी तो बीमारी नहीं थी। आप बिल्कुल शुद्ध आत्मा, शुद्ध शरीर, शुद्ध मन को लेकर पैदा हुए थे। लेकिन जैसे 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 आप इस प्रकृति के समीप आए और इस प्रकृति के जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस्ड रहती हैं, उस इम्बैलेंस्ड के आप नज़दीक आए तो आपके अंदर भी इम्बैलेंस चीज़ें होने लगीं, क्योंकि वातावरण दूषित है और वातावरण को दूषित भी हम ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं पेप्टिक अल्सर जैसी या गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारियों के होने के कारण। तो अब इनका हम मैनेजमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो आप जानते ही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। उनके जो डायग्नोसिस प्रोसेस हैं वो एंडोस्कोपी करी जाती हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। मेरे पास में कई पेशेंट्स ऐसे आए हैं कि जिनकी एंडोस्कोपी होती चली गई, लेकिन ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिला और पेशेंट्स जो है अभी भी बहुत सारा बीमारी में हैं। और जैसे हमने ट्रीटमेंट उनको चालू किए हैं तो उनकी अल्सर की प्रॉब्लम काफ़ी रिड्यूस हो गई है। तो पेशेंट 10-10 साल की बीमारी लेकर आते हैं। 10 साल से अगर किसी को अल्सर है, 10-11 साल से, और वो केवल मेडिसिन लिए जाते हैं या एक कगार पे आके जो है डॉक्टर मेडिसिन भी बंद कर देते हैं, तब क्या करेगा पेशेंट? तो जबकि उसकी प्रॉब्लम तो यूं की यूं बनी हुई है, जख्म भी है, जलन भी है, एसिडिटी भी है, लेस एपेटाइट भी है, भूख नहीं लगती है, भरा भरा पेट रहता है, ब्लॉटिंग हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें फैटी लिवर के कारण भी होती हैं, लिवर हेपेटिक जो हो जाता है उसके कारण भी होती हैं, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब पेशेंट क्या करेगा बेचारा? तो पेशेंट तो इतने सारे पैसे खर्च करके, इतनी सारे इलाज लेकर, इतना सारा बॉडी को टॉर्चर करके कि आपका एंडोस्कोपी हो रही है, बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो ज़रूर से आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में, योगिक साइंस में आ जाना चाहिए, बिल्कुल बिना झिझके हुए, बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए। आपके पास जो भी कोई अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो वास्तव में प्रैक्टिस करते हैं, या नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, या अच्छा कोई सेंटर है, ज़रूर से वहाँ जा कर के आप अपने को डायग्नोस कराइए और अकॉर्डिंग टू वैदिक एंड योगिक साइंस की तरफ कदम रखिए। तो आपको होलिस्टिक जो मैनेजमेंट है वो मिलेगा, यानी कि आप क्योर हो जाएंगे उस डिजीज़ से, और आपकी बॉडी वैसी हो जाएगी जैसे जब पैदा हुए थे। जो विकृतियों के समीप आकर के जो चीज़ें होनी शुरू हुई, तो वो विकृतियाँ आपकी जो है ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। फिर से आप इस प्रकृति की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। जो नेचुरल हेल्थ है आपको वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके का है। तो अगर हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में, या किसी भी टाइप के अल्सर में, जो जीभ से लेकर आपके रेक्टम तक कोई भी प्रकार का अल्सर होता है, नाम ही तो बदल दिए हैं अकॉर्डिंग टू जो उनके ऑर्गन्स के नाम हैं, उनके अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया है। जैसे पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर माने स्टमक में अल्सर हो जाना, डिओडिनल अल्सर माने डिओडिनम में अल्सर हो जाना, अल्सरेटिव कोलाइटिस माने कॉलन जो है उनमें अल्सर हो जाना। तो ये बहुत सारे हमारे नाम हैं, केवल बीमारी एक ही होती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बीमारी वात पित्त कफ के कारण से होती है। तो इसकी अगर हम फिजियोलॉजी पे जाएं, तो जो हमारा स्टमक से सिक्रीट होने वाला एक जूस है जिसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, जो HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, या इसे हम जठराग्नि भी बोलते हैं। तो इस पदार्थ में एक एसिड होता है, जो एसिड हमारे खाने को पचाने का काम करता है। और एक स्टमक की एक लाइन होती है, इनर लाइन होती है, जो थिक होती है, और वो प्रोटेक्ट करती है उस एसिड से स्टमक को बचाने में। केवल वो खाना ही पचाए, ऑर्गन की दीवार को ना जला दे। एसिड कहीं डालते हो जल जाता है ना, तो वो उसको ना जलाए। तो इसलिए वो लेयर होती है एक, जो प्रोटेक्ट करती है। जब ये एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होकर कहीं भी जला देता है, तब ये होता है। अभी सिक्रीट ज़्यादा क्यों होता है? इसके कारण बहुत सारे हमने अभी बताए, कारण तो कितने सारे बताए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपका रॉन्ग है फूड डाइट, रॉन्ग जो डाइट है, आपका तरीका है खाने का वो बिल्कुल गलत है, आपका लाइफस्टाइल है, सोना उठना बैठना सब चीज़ें गलत हैं।
तब जा कर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले ख़राब होता है। ये मान लीजिए, अगर आप बहुत देर तक जागते हैं और बहुत देर तक सोते हैं, जैसे आजकल के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में हैं, जो बच्चे हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, अब आजकल तो ऑनलाइन सारे सिस्टम हो गए हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो बनाते रहते हैं, रात भर 3-3 बजे तक वो जागते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, और सुबह वो फिर 2-2 बजे तक सोते रहते हैं अगले दिन। सबसे पहले उनका या तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होगी, और सेकंड या फर्स्ट उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, लिवर गड़बड़ हो जाएगा, अल्सर हो जाएंगे, एसिडिटी, गैस, ये सब होनी शुरू हो जाएंगी। तो यह हम क्रॉनिक डिजीज़ की चर्चाएं ज़्यादा करते हैं कि अल्सर एक क्रॉनिक डिजीज़, अगर अल्सर बन गया इसका मतलब डिजीज़ क्रॉनिक हो गई है। पहले तो एसिडिटी रही होगी थोड़ी बहुत, पहले तो गैस्ट्राइटिस रही होगी, पहले तो थोड़ा सा स्टमक ने बेचारे ने क्राई किया होगा कि मुझे कुछ लग रहा है, मैं स्टमक छोटा सा है, उसको लगता है कि भाई मैं कहीं गड़बड़ हूँ, मेरे अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, इसलिए आप मुझे ठीक कर लो। तो वो क्राई करता है तो वो कुछ सिम्टम देता है, यानी कि जलन होना, एसिडिटी होना, या आपको हेडेक हो जाना, या आपकी जीभ में छाले पड़ जाना, वो ऐसी चीज़ें करता है। आपकी आँखों के अंदर कुछ काले काले धब्बे हो जाना, इस तरीके के सिम्टम सामने आते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक एंटा एसिड टैबलेट ली, खा ली, रेनिटिडिन खा ली, तो ये क्या हुआ, उसको केवल दबाती है, करती नहीं है। देखिए, मैं एलोपैथ, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ सब जगह से पूरा एक्सपीरियंस लेके 17 साल मुझे हो गए हैं, तो मैं, ऐसा नहीं है मैं किसी पैथी की बुराई करती हूँ या किसी पैथी को डिनाई करती हूँ, कोई पैथी गलत नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस को क्रॉस ना, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, अपनी छोटी सी एसिडिटी, गैस्ट्रिक को अवॉइड ना करें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर एक अच्छे डॉक्टर से। आप ये नहीं है कि खुद ही आप, मैं कई बार कहती हूँ, खुद भी काढ़े बनाने पीकर ज़रूरी हैं, अच्छे हैं कि आप दादी के नुस्खे और आप सब जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जानने के बावजूद भी एक जो डॉक्टर पढ़ के आता है, जिसे प्रकृति का नॉलेज होता है, जिसे एल्कलाइन और एसिडिक की नॉलेज होती है, जिसे आपकी बॉडी की नॉलेज होती है, उससे भी आपको सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप सीधा रेनिटिडिन खाएं और लेना शुरू कर दें। क्योंकि हमारे देश की ये विडंबना है कि हमारे देश में हर कोई डॉक्टर है तो उस डॉक्टर को थोड़ा सा दूसरे डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और पढ़ कर आते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, थ्योरी बहुत काम आती है, प्रैक्टिकल तो चीज़ें आती ही हैं, लेकिन थ्योरी भी बहुत काम आती है, तो वो करें। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस हम बात कर रहे थे, अल्सर की एनीमिया हो जाएगा, लिवर की डिजीज़ हो सकती हैं, और आपकी वेट लॉस हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपको मुंह में छाले वाली डिजीज़ हो सकती है, आपका कोई भी कैल्शियम नहीं जाएगा तो हड्डियां वीक हो सकती हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव है, सारे जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आप यहीं से ले रहे हो ना, और यहीं से पचकर जा रहे हैं, तो अगर वो ही ब्लड में नहीं जाएंगे, तो टारगेट ऑर्गन तक नहीं जाएंगे, तो सारी चीज़ें, मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी, प्रोटीन नहीं पचाएगा तो, क्योंकि अल्सर होगा, लिवर गड़बड़ हो जाएगा, लिवर गड़बड़ होगा तो प्रोटीन नहीं पचेगा, प्रोटीन को पचाने में लिवर को बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाता है लिवर, कि भाई अमीनो एसिड्स और ये सब। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस को ठीक रखना हमारा बहुत ही परम धर्म है, जिसे हम कहते हैं ना, परम धर्म है। और आप अपने साथ दुश्मनी करते हैं अगर आपने अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस पर ध्यान नहीं दिया, डाइजेस्टिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सारे हैं। तो हम आयुर्वेदा मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में पंचकर्म की चिकित्साएं हैं, सभी डॉक्टर्स लोग तो जानते ही हैं, और जिसमें 5 मेन चीज़ें होती हैं, 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ति, रक्त, मोक्षणम। तो इसमें हमें कोई एक डॉक्टर चूज़ करता है जो आपकी बॉडी प्रकृति और आपके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग होता है, जो बॉडी को प्यूरिफाइड करते हैं, रूट कॉज को बाहर निकालते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं या बनाते हैं अपनी, क्योंकि हमारे सेंटर पर मोस्टली दवाइयाँ खुद बनाकर दी जाती हैं, कॉम्बो पैक में दी जाती हैं, लेकिन अलग अलग पेशेंट को डायग्नोस करके अलग अलग तरीके से दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अल्सर है तो अल्सर में एक ही दवा सभी पेशेंट को चलती है, ऐसा नहीं होता है। अल्सर में भी अलग अलग दवाएं अलग अलग पेशेंट को चलती हैं, अलग अलग डायग्नोसिस होती हैं। किसी को वातज अल्सर हो सकता है, किसी को पित्तज हो सकता है, किसी को वात पित्त हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस पेशेंट को डॉक्टर देता है। दूसरा मैनेजमेंट आ जाते हैं हमारे नेचुरोपैथी के मैनेजमेंट। नेचुरोपैथी के मैनेजमेंट में तो एनीमा ही इतनी गजब चीज़ है। मड पैक लगाकर एनीमा देना, और फिर हमें कुंजल कर्म करवाना,
जैसे उसमें वमन आ जाता है, इसमें कुंजल कर्म आ जाता है, उसमें सद्यो वमन भी आता है, जैसे कुंजल और वमन के बीच की एक वमन होता है, सद्यो वमन बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट को कराई जाती हैं, लेकिन योग और प्राणायाम की भी बहुत ज़रूरत होती है। पर जब अल्सर बहुत ही क्रॉनिक पे हो, जख्म हो बहुत ज़्यादा, तो प्राणायाम भी कई बार दर्द पैदा कर देता है, योग भी कई बार दर्द पैदा कर देता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें। और हमारे ट्रीटमेंट का या आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी योग जो ट्रीटमेंट है उनका एक ही एम होता है, बहुत मतलब अच्छे से एम को लेकर हम चलते हैं तभी हम रिज़ल्ट दे पाते हैं। तो एम होता है कि अल्सर को हील करना, फर्स्ट अल्सर को हील करना, सेकंड जो आम बन गया है आपकी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक ना होने से जो आम बना है, जो अधपचा भोजन आपकी बॉडी में है, आंतों में है, उसको डाइजेस्ट करना, टॉक्सिन को रिमूव करना, दोषाज को बैलेंस करना जो आपकी बॉडी में है, बैलेंस द दोषाज इन योर बॉडी। जो वात पित्त कफ होते हैं या और भी जो ये त्रिदोष जो थेरेपी जो फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग दोष को बैलेंस करना और इम्यूनिटी को बूस्ट करना, जिससे कि आपका बॉडी का सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करता रहे। तो यही है, काउंसलिंग सेशन बहुत ज़रूरी होता है। काउंसलिंग के लिए भी पेशेंट आते हैं। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस होने के कारण से, क्योंकि मन का बहुत बड़ा रोल है आपके शरीर पर, शरीर मन बुद्धि प्राण, शरीर प्राण मन बुद्धि प्रज्ञा एंड देन ज्ञान अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उठते चले जाएंगे। शरीर से ऊपर उठेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, शरीर को हेल्दी रखेंगे, तो ही आप मानसिक रूप से हेल्दी हो सकते हैं। और मन हेल्दी हुआ तो आप बुद्धिमान बन सकते हैं, इंटेलिजेंट। और अगर बुद्धिमान भी अच्छे से बने तब आपको प्रज्ञा की ज़रूरत होती है, यानी कि अवेयरनेस, जागरूकता की ज़रूरत होती है, बुद्ध बनने की ज़रूरत होती है। और जब आप जागरूक अवस्था में आ जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं, तब आप स्पिरिचुअल या एनलाइटन या ज्ञानवान हो जाते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, अल्सर। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, उस अपने बारे में पूछना है, ट्रीटमेंट के बारे में पूछना है या ट्रीटमेंट लेना है, मेरे दोनों नंबर मेरी इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं तुरंत। और सभी जगह मेरी ये वीडियोस, नंबर, ईमेल आईडी सब मिल जाती हैं। तो मैं सभी का फिर से धन्यवाद करूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद है सब लोगों को कि आप सुनते हैं। और इतने सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आई हैं, बहुत सारा आने लगा है कि भाई कई सारे लोग तो बहुत कुछ लिखते रहते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछते रहते हैं, और ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं। काफ़ी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ठीक है, सभी का धन्यवाद। और मौसम अब चेंज होने लगा है, आप देखिए थोड़ी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी जब होती है वेदर में, तो दाने, बॉडी के ऊपर दाने आने लग जाते हैं या कुछ स्किन एलर्जीज टाइप हो जाती हैं, तो वो ध्यान रखना है। और पहले ही बॉडी को डिटॉक्स कराना है, डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम आ गया है। तो मैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ। शायद कल की वीडियो में मैं आकर के डिटॉक्स के बारे में बताऊँ कि किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, या जो अब नवरात्रे आ रहे हैं तो इसमें किस तरीके से हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके और फास्टिंग में रहना चाहिए, फ्रूट फास्टिंग या क्या करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो पानी पीते रहिए भाई अकॉर्डिंग टू योर नीड। कभी शहद पानी तो कभी नींबू पानी, ये सब पीते रहिए। कभी तो छाछ बनाकर सौंठ डालकर पीजिए, तभी आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती रहेगी और किसी बीमारी से भी बचे रहेंगे। तो प्रिवेंशन में रहना बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो सभी का धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, बाय।